गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और जितने जल्दी से जल्दी सभी लिंक को शेयर कर दें। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं 2020 माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है इसमें और इससे काफी ज्यादा आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है उससे ये जो देखा 11 से 20 क्वेश्चन हम देखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेम इसी तरह के आपको अभी एग्जाम होंगे, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कीजिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि अब लेट नहीं करेंगे। हम लोग फास्ट हो चुके हैं और आप लोग भी फास्ट हो जाइए जल्दी से। और बाकी लोग बताते रहिए जैसे जैसे ज्वाइन हो रहा है, कैसे हैं, पढ़ाई सभी का हो रहा है, सभी सब्जेक्ट का। प्रीवियस ईयर एकदम फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बनाएगा उतना ज्यादा आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज्यादा फास्ट कर दीजिए क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि चाहे एग्जाम कल हो या एग्जाम परसों हो, एकदम फाड़ के रख देंगे। इतना एकदम करना है, एक भी क्वेश्चन ना छूट करके आए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। तो जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक चलेंगे, और जो कि 1 to 10 पहले कर चुके हैं हम लोग। इससे जस्ट पहले वाला जो लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग लेट कर चुके हैं। आप लोग को बता दें, ये लास्ट वार्निंग आज हम दे रहे हैं। अगर आप लाइव नहीं रहेंगे तो ये वीडियो प्राइवेट कर दिया जा सकता है, क्योंकि आप लोग को ये देख रहे हैं कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड ले रहे हैं। तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि उसके साथ जितना ज्यादा कंसेप्ट होता है, चारों ऑप्शन का कंसेप्ट आपको दे रहा है, ताकि आने वाला एग्जाम जो है वो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। तो ठीक है, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को और देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देखिए और उसको पढ़ने का ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है वेव गाइड सपोर्ट। क्या है? वेव गाइड सपोर्ट। वेव गाइड जो सपोर्ट क्या करता है, ऑप्शन ए में है। देखिए ऑप्शन हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारे लोग आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। टीई मोड है। क्या है? टीई मोड। और ऑप्शन बी है आपका टीएम मोड है। और ऑप्शन सी है टीईएम मोड, टीईएम मोड। और ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी, यानी बोथ टी एंड टीएम मोड। फास्ट आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं जल्दी से, सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले टर्म आया है आपका वेव गाइड। क्या आया है? वेव गाइड। तो वेव गाइड होता क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे कि वेव गाइड होता क्या है। वेव गाइड होता क्या है? वेव मतलब आपको जान रहे हैं क्या? आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है। और गाइड के मतलब किसी चीज को गाइड करना। जो वेव को गाइड करता है उसको हम लोग वेव गाइड कहते हैं। अब बात आता है कि वेव गाइड क्यों इसको कहा गया। इसमें क्या होता है, सारा वेव का ही वर्क होता है। अब इसमें आपको बहुत सा पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस कंपोनेंट के अंदर में आपको टाइप ऑफ वेव गाइड मिलेंगे। टाइप ऑफ वेव गाइड मिलेंगे आपका रेक्टेंगुलर वेव गाइड, सर्कुलर वेव गाइड, सर्कुलर वेव गाइड। और ये दो जो है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, लेकिन इससे और भी ज्यादा वेव गाइड का टाइप होता है। ये फर्स्ट टाइप हुआ, ये आपका सेकेंड टाइप हुआ। और इसका जो थर्ड टाइप होता है वो होता है सिंगल रिजिड वेव गाइड। मतलब इसको आप बोल सकते हैं रिजिड वेव गाइड। क्या? रिजिड वेव गाइड। और इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलता है सिंगल रिजिड वेव गाइड और सिंगल और डबल रिजिड वेव गाइड। ठीक है, तो ये 3 हो गया। और ये देखिए 3 में 2 है, 4 हो गया। और एक पांचवा जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इलिप्टिकल वेव गाइड। इलिप्टिकल वेव गाइड।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेवगाइड देख रहे हैं, तो लेकिन टाइप ऑफ वेवगाइड यहाँ पे देख ली। क्वेश्चन आपको आएगा व्हाट इज वेवगाइड, तो आप लोग पता है सब्जेक्टिव में बताया गया है, उसके बाद ये टाइप ऑफ वेवगाइड होता है। तो ये सारा जो वेवगाइड है ये पूछ रहा है कि इस पूरे वेवगाइड में कौन सा मोड का यूज किया जाता है, यानी किस मोड को ये सपोर्ट करता है। ऑप्शन आपका है टी मोड, टीएम मोड, टीएम मोड, वो टीएम मोड। टी मोड के मतलब होता है ट्रांस इलेक्ट्रिक मोड। क्या होता है? ट्रांस इलेक्ट्रिक मोड होता है। और टीएम मतलब होता है ट्रांस मैग्नेटिक मोड, ट्रांस मैग्नेटिक मोड। ठीक है। टीएम का मतलब क्या होता है? ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। या ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। ठीक है। तो ये सपोर्ट क्या करता है? तो आपको बता दें कि ये जो सपोर्ट करता है वो टी और टीएम मोड दोनों को सपोर्ट करता है। किसको करता है? टी और टीएम मोड दोनों का ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर डी दिए हैं उनका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखना है कि इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको देखना है, उसको पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लेकर के चलना। जो लोग यहाँ से स्किप करेंगे देखना, जो लोग स्किप करेंगे देखना, वो समझ जाइए उनका क्या हालत होने वाला है। ठीक है। तो आप जितने भी लाए गए पूरी, अभी अगर 1 आवर आप मेहनत करते हैं, पर डे आप 1 आवर मेहनत करते हैं, तो हमें नहीं लगता है किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई चीज छूटने का भी होगा। ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं, साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपको चलते रहेगा, क्योंकि ये सब जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ये सब्जेक्टिव में भी आपको काम देगा। ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर कितना आपका 11। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, कि 12 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2020 में क्या पूछा गया है। तो देखिए 12 नंबर पूछा गया है इन विच मोड इजेड इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। पूछा गया है क्या? इन विच ऑफ द फ्लोइंग मोड इजेड इज इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका ए है। देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। टीएम मोड, क्या टीएम मोड में 0 होता है, या टीई मोड में 0 होता है, या फिर टीईएम मोड में 0 होता है। देखिए ऑप्शन जो है एज इट इज उसी के जैसा सेम है, और बोथ बी एंड सी क्या है? बोथ ऑप्शन बी एंड सी है। तो सभी लोग जरा कमेंट करके हमें बताएंगे। देखिए जो स्टूडेंट को गलत आता है तो भी आप कमेंट कर, नहीं आता वो भी कोई अंदाजा लगाइए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आप गलत कर रहे हैं, पता चल सके कि आप गलत कर रहे हैं। नहीं तो आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग को आता है या नहीं आता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छा से आता होगा, इसलिए आंसर आप लोग नहीं देते हैं, नहीं तो आप लोग को आता ही नहीं है। तो आप इस तरह से नहीं है, अगर लाइव है तो उसको बेनिफिट उठाइए, अगर कहीं पे लाइव मिल रहा है तो उसको बेनिफिट आप लोग उठाइए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे करते करते मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 के। तो इस तरह से क्यों पढ़ेंगे? जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएगा वही ना जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल कहीं भी आपको पढ़िए, हम बताते हैं कहीं भी पढ़िएगा, ये कंसेप्चुअल पढ़ेगा और एक सही टीचर से पढ़ेगा। आप कहीं भी हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसी को प्रीफर कीजिए, मतलब जो आपके लायक लगे कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, एक कंसेप्चुअल मिल रहा है, तब उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इजेड इज इक्वल टू 0। क्या बोला जा रहा है? इजेड इज इक्वल टू कौन सा मोड में होता है। तो आपको बता दे कि यहाँ पे जो बताया जाता है टी मोड और टीएम मोड और आपका टीईएम मोड, ये 3 मोड आपका होता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है? 3 मोड होता है, और ये 3 मोड में क्या होता है कि सारा कुछ आपको बताना रहता है कि कौन सा मोड में क्या होगा। तो आपको बता दे कि ये 3 मोड की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि टी मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये ट्रांसवर्स होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ट्रांसवर्स इन नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन है, तो जनरली हम लोग जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसको मानते हैं। तो यानी जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है, इजेड इज इक्वल टू 0। तो ये जेड जो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? ये प्रोग्रेशन ऑफ डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी प्रोग्रेशन ऑफ डायरेक्शन को देखते हुए टी मोड में क्या होता है? इजेड क्या होता है? आपका 0 होता है। ठीक है।
और टीएम मोड में क्या होता है, एजेड आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या होता है, एजेड क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे एजेड जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस तरह से आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और टीईएम मोड में क्या होता है, दोनों का दोनों 0 होता है। मतलब इसमें आपको देखेगा इजेड इक्वल टू 0 और एजेड इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है। चाहे तो लैंग्वेज में ये पूछ सकता है, बहुत बार हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ना। अगर जिन स्टूडेंट प्रीवियसली टेस्ट अटेंड करते होंगे उन स्टूडेंट को पता होगा, इसका सोल्यूशन हम दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मोड देखिए, अभी क्या देखें कि इस मोड में कौन सा वर्क करता है। तो वेव गाइड क्या इस मोड में वर्क का टाइप ऑफ वेव गाइड देखें, तो ये कोई भी पूछ सकता है आपको। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, कौन ट्रांसवर्स इन नेचर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है हर हाल में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। तो ये किसके लिए पूछा था, तो ये पूछा था कि इजेड इक्वल टू 0 क्या होता है, कौन सा मोड में होता है। तो आप लोग ही बताइए। अब हमें बताने देखिए, हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम डायरेक्ट आंसर, आप लोग अब आंसर बताइएगा। जो लोग नहीं जान रहे हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा है, एक बार आप थंब दे करके हमें बता दीजिए, ताकि हमें लगे कि सभी लोग को ये समझ में आ रहा है। सभी स्टूडेंट को जरूर थंब दे करके बताएं कि हमें समझ में आ रहा है सर। अब आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी टी मोड में क्या होता है, इजेड इज इक्वल टू 0 होता है। सभी स्टूडेंट कंफर्म करेंगे इस चीज को, सारे स्टूडेंट कंफर्म करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आप उस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 13 नंबर आपका क्वेश्चन ये बता रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव लेंथ इन वेवगाइड। ठीक है, और इसको ऑप्शन आपको दे रहा है कि उसका ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे आपको सिंपली डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन पूछ दिया गया है इसका फॉर्मूला, यानी डी ओमेगा वाई डी बीटा, और ऑप्शन बी में है डी बीटा वाई क्या है, डी ओमेगा है, सी में है बीटा बाई ओमेगा है, और आपका ऑप्शन डी में है ओमेगा बाई बीटा। तो आप लोग इसको कंफर्म करेंगे कि क्या सा आंसर सही होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताऊंगा। जल्दी से जितना फास्ट हो सके आप लोग कीजिए, उतना ही फास्ट हम ही चलेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप फास्ट नहीं चलते, सेशन स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। तो आप लोग जितना फास्ट कमेंट कीजिएगा, देखिए सारा कुछ आप पे डिपेंड है। आप कितना फास्ट चलते हैं उस पर हम लोग चलेंगे। आप लोग रिप्लाई देने में देरी करते हैं, कमेंट करने में, सही आंसर देने में लेट करते हैं, तो अब सोच लिए भाई कि लेट होगा। तो आप लोग जितना फास्ट रहे, जितना एक्टिव रहे, उतना ज्यादा एक्टिव हम लोग रहेंगे। तो आप जितना एक्टिव हमें बना दीजिए, वो चलेगा। क्या होगा, वो चलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रुप वेलोसिटी। क्या ग्रुप वेलोसिटी यानी वीपी की बात किया जा रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, सॉरी वीजी की बात किया जा रहा है। ग्रुप वेलोसिटी एक होता है फेज वेलोसिटी, ठीक है, और एक आपको पढ़ने के लिए मिलता है क्या, गाइडेड वेवलेंथ लेमडा जी। ठीक है, एक पढ़ने के लिए मिलता है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ये, और एक पढ़ने के लिए मिलता है आपका ये एफसी होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका, और एक होता है लेमडा सी यानी कट ऑफ वेवलेंथ। ये 4 इक्वेशन है, यही 4 आपसे पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस चारों को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। तो सभी स्टूडेंट जिन लोगों को ये पता है, आपसे वीपी बराबर अभी पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में वीजी बराबर पूछ लिया जाए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में लेमडा जी के बारे में पूछ लिया जाए, इसका फॉर्मूला पूछ लिया, हो सकता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ लिया जाए। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट को आता है, इसके लिए हम आपको मात्र 30 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक है,
30 सेकेंड में इन चारों का जिन स्टूडेंट को आता है वो आप टाइप करके हमें बता सकते हैं इसका सही क्या होगा। अब देखते हैं सारे का क्या होता है। सभी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा वो सभी स्टूडेंट कॉपी लेकर के नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ वेवलेंथ का, उसके बाद गाइडेड वेवलेंथ का, उसके बाद आपका ग्रुप वेलोसिटी, उसके बाद फेज वेलोसिटी। ये सब एक रिलेशन वे में पढ़ने का तरीका है कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एफसी की बात करते हैं यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C/2 अंडर रूट m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां a एंड b क्या है, a एंड b आपका डायमेंशन की शो करता है किसका, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। किसका, a डायमेंशन शो करता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, उसके बाद आपको m और n क्या है, m एंड n ये मोड शो करता है, क्या कौन सा मोड में वर्क कर रहा है, यानी T11 मोड है, T10 मोड है, आपका T00 मोड है, T10 मोड है, जो भी है T और TM मोड को शो करता है। C आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ आपका लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा। अब हम लोग जानते हैं एक रिलेशन क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, सॉरी देखिएगा यहाँ पे A, अगर यहाँ बात की जाए A बराबर C/ आपका लेमडा होता है, या फिर लेमडा इक्वल टू क्या होता है, C/F होता है। तो अगर आपको यहाँ पे लेमडा C का वैल्यू निकालना है तो C की रख जाओ, बट्टा में क्या रखेंगे F यानी F क्या हो जाएगा, यहाँ पे FC हो जाएगा। F क्या हो जाएगा आपका, FC हो जाएगा। अब FC का वैल्यू ये पता है तो ये आप यहाँ पे रखिएगा, तो आपको जो फाइनल वैल्यू आएगा निकाल करके आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा है, यहाँ पे आता है 2ab पट्टा में अंडर रूट आता है, और अंडर रूट क्या होता है, तो m आपका b²। इस तरह से देखिए इसका फाइनल वैल्यू आता है इस तरह से mb का आपका होल स्क्वायर प्लस na का आपका होल स्क्वायर। इस तरह से इसका वैल्यू आता है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पे C आने C से C कैंसिल हो जाएगा, और a² b² में a b क्या होगा आपका कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा, और बाहर अगर निकलेगा तो ऊपर में क्या थर्ड बार ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक लेमडा जी का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, और वीपी और ये, तो लेमडा जी का वैल्यू अगर पता है तो ये पता हो जाएगा, ये पता है तो ये पढ़े, क्योंकि ये तीनों जो है आपका एक रिलेशन में है। तो सबसे पहले देखेंगे लेमडा जी यानी गाइडेड वेवलेंथ। तो गाइडेड वेवलेंथ बराबर क्या होता है, तो गाइडेड वेवलेंथ बराबर होता है 2π/β। क्या होता है, 2π/β। ये जो क्या करता है कि मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ये जो फेज शिफ्ट होता है 2π रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2π रेडियन जो भी होता है इसको में फेज शिफ्ट, बीटा क्या आपका फेज शिफ्ट, बीटा क्या है आपका फेज, जितना भी फेज में चेंज होगा उसके किसके रिस्पेक्ट, 2π रेडियन के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं बीटा। तो 60 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जो भी हो उसको बोलते हैं। तो लेमडा जी का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होता है, 2π आपका बीटा, ओमेगा अपॉन क्या होता है आपका बीटा होता है। फेज वेलोसिटी के बराबर क्या होता है, ओमेगा/बीटा। अब इसके एक बार डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी का आपको क्या होता है वैल्यू पता चलता है, तो ये हो जाएगा d⍵y आपका क्या हो जाएगा, डी बीटा। तो देख रहे हैं कि इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका फेज वेलोसिटी हो गया, ये आपका ग्रुप वेलोसिटी हो गया। तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में ये रिलेशन है। कभी अगर देखा जाए तो आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल्ड आपका सोल्यूशन ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग अपने अंदर से चाहते हैं कि अगर हम अच्छा से पढ़ें इस चीज को, इस न्यूमेरिकल पार्ट को, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर मेजोरिटी आपको कम से कम 20 स्टूडेंट प्लस, क्या 20 स्टूडेंट प्लस का कमेंट आना चाहिए लाइव चैट में कि हाँ सर हम पढ़ना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को आपको यूट्यूब पे लाएंगे। क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो कि जिस तरह से कल हम लोग डिजिटल ट्यूब में देखे थे लाइव 20 स्टूडेंट 21 स्टूडेंट, तो ये ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। आप लोग को कंटेंट दिया जा रहा है
फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा है। अगर 20+ स्टूडेंट ने बोलते हैं कि इसे हमको पढ़ना है यानी इसको, तो आप इसको टॉपिक लिखिए और टॉपिक लिखने के बाद आप बताइए जिस टॉपिक का 20+ कमेंट आएगा उस टॉपिक को मैं आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी रहेगा कि इस दिन आपका ये वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया है, ग्रुप वेलोसिटी। क्या पूछा गया है, ग्रुप वेलोसिटी, यानी इसका वैल्यू पूछा गया। तब हमको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आप ही लोग बता दीजिए। अब हम क्या बताएं, बताइए सारे लोग। ग्रुप वेलोसिटी का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी बीटा, यानी फास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रुप फेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। इसका शॉर्ट है कि फेज वेलोसिटी का फास्ट डिफरेंशिएशन आप कर दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो ग्रुप वेलोसिटी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा रिलेशन देखिए, लेमडा सी का, एफसी का, लेमडा जी का और वीपी का और वीजी का, ये सारे का आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ठीक है, इस सब का क्या होता है कि एक दो और फॉर्मूला होता है, वो आपको बताएंगे, आपको जब भी इसका डिटेल लेकर के आएंगे तो वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उस चीज को देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, वो देखिए ध्यान से आप लोग, वो है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज डोमिनेंट मोड फॉर टीई मोड इन सर्कुलर वेवगाइड, यानी सर्कुलर वेवगाइड का टी मोड क्या होता है, यानी पूछा जा रहा है कि टी मोड किसके लिए, तो सर्कुलर के लिए, सर्कुलर वेवगाइड के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको क्या है, ऑप्शन है TE01 और ऑप्शन बी है आपका TE12 ऑप्शन सी है TE11 और ऑप्शन आपका डी है TE21। सभी लोग जरा कमेंट करके हमें बताएंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितना फास्ट हो सके आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हर एक स्टूडेंट को ये आना चाहिए कमेंट। बहुत लोग होते हैं कि ये बीच में 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये इतना क्या कि ABCD हम रट के चल जाएंगे, तो स्टूडेंट को मैं पहले बता दे रहा हूं, आपको लाइव रहने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। आप जा सकते हैं ABCD जहां मिलेगा उसको आप लोग करिए। जो लोग मेहनत आज करेंगे उनका रंग आएगा एग्जाम हॉल में। पिछले बार भी ये चीज बताए थे, जो लोग अभी 1 आवर मेहनत करेंगे उनको ये इंपोर्टेंस पता चलेगा कहां पे, तो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो अब बात करता है डोमिनेंट मोड ऑफ, यहाँ पे टी मोड के डोमिनेंट मोड किसके लिए, तो सर्कुलर वेवगाइड के लिए। तो सर्कुलर वेवगाइड के लिए डोमिनेंट मोड जो होता है TE11 होता है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए क्या होता है, तो आप यहां पे भी आप देख लीजिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड याद रखिएगा सारे लोग। रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए क्या होता है, तो TE10। ठीक है, TE10 आपका क्या होता है, ये डोमिनेंट मोड कहलाता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। फॉर टी मोड के लिए, सर्कुलर वेव के लिए TE11 कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग डिटेल में, तो जो भी टॉपिक को डिटेल चाहिए वो आप बताते रहिए, टॉपिक लिखते रहिए, सर ये कैसे होता है, ये कब होता है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या होता है कि काटा फ्रीक्वेंसी यानी लेमडा सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और काटा फ्रीक्वेंसी एफसी का वैल्यू लो होना चाहिए, तो भी हमको पता चल पाता है कि डोमिनेंट मोड इसी मोड को बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कब होता है, कैसे होता है, ये चीज वहां पे बताया जाएगा। बस अभी कंसेप्ट सीखिए कि इसके चलते ये होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप लोग को, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एच प्लेन टी जंक्शन, एच प्लेन टी जंक्शन जो होता है कितने पोर्ट का होता है, तो दोस्त ये तो बताने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, चलिए फिर भी आप लोग को देते हैं।
हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ये चीज पता ना होगा, क्योंकि इतना डीपली में हम लोग बात किए थे। ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें है 2 पोर्ट और है फिर 3 पोर्ट, 4 पोर्ट और ये है नॉन ऑफ दीज नोट। फास्ट, जितना फास्ट हो सके आप कमेंट करके बताइए। जितना फास्ट हो सके कमेंट करके आप लोग बताइए कितने पोर्ट का होता है एच प्लेन टी। फास्ट, जितना जल्दी हो सके आप लोग बताइए कितने कितने पोर्ट का होता है एच प्लेन टी, कितने टाइप का होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कितने टाइप का होता है ये। तो ये कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। इसका जो फिगर बनता है वो आप लोग को देखिए इस तरह से, एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना रहे हैं हम, तो इस तरह से इसका होता है। ये होता है आपको पोर्ट 1, ये हो जाता है पोर्ट 2 और ये होता है आपका पोर्ट 3। ये 3D में ये और ये क्या होता है, कोलिनियर पार्ट होता है। कि क्या, कोलिनियर पार्ट होता है, एक कोलिनियर आर्म बोला जाता है इसको। और ये पोर्ट 3 क्या होता है, एच आर्म होता है। कहीं कहीं आपको ये चेंजिंग देखने को मिलेगा, तो इसके लिए देखना कभी कभी पोर्ट 1 पोर्ट 2 इस तरह से मिलेगा, आप टेंशन लेना नहीं है। ये कोलिनियर आर्म होता है, ये क्या होता है, एच आर्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहां से हम लोग टोटल पावर अप्लाई करते हैं, तो ये पावर जो होता है इस तरफ 50 अगर या पावर P हम लोग यहां से दे रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है P/2 हो जाता है, ये P/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बढ़ता है कोई भी पावर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं 3 dB स्प्लिटर। क्या बोला जाता है, 3 dB स्प्लिटर। तो याद रखिएगा 3 dB स्प्लिटर एच प्लेन टी जंक्शन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जब हम लोग पावर अप्लाई करते हैं ये क्या होता है कि पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में इक्वल डिवाइड हो जाता है और कोई भी पावर रिफ्लेक्ट बैक नहीं आता, यानी इस तरह से नहीं बैक करता है। मतलब जिस पोर्ट से हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उस पोर्ट से क्या हो रहा है कि अगर कोई इनपुट बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं 3 dB स्प्लिटर। अब होता है कि यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे पावर ई क्रॉस एच होता है। ये कहां से आता है, तो ये पॉइंटिंग थ्योरम से आता है। क्या, पॉइंटिंग थ्योरम। अगर जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको पता है, ई क्रॉस हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एच प्लेन टी जंक्शन को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे एक आता है, कभी कभी करंट जंक्शन बोला जाता है कि वोल्टेज जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा करंट जंक्शन बोला जाता है कि वोल्टेज जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिवाइड होता है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होता है। तो यहाँ पे E इंटू एच बाई क्या होता है, 2 होता है, और E इंटू एच बाई क्या होता है, 2। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, तो करंट से है, इसीलिए इसको बोला जाता है करंट जंक्शन। एच प्लेन टी जंक्शन को क्या बोला जाता है, करंट जंक्शन बोला जाता है। और करंट जंक्शन कहां डिवाइड होता है, तो पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है। पैरेलल सर्किट को क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है। पैरेलल को ही एक और नाम से बोलते हैं जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। तो इसके लिए इसको करंट जंक्शन और शंट जंक्शन भी बोला जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एच प्लेन टी से जितना रिलेटेड था वो सारा कुछ बता दिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा एच प्लेन से तो वो हो जाएगा। अब ई प्लेन टी को भी हम क्या बोलते हैं, 3 dB स्प्लिटर बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें भी पॉइंटिंग थ्योरम से E क्रॉस H होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहीं ना कहीं रिलेशन है वो वोल्टेज से है, इसीलिए ई प्लेन टी जंक्शन को वोल्टेज जंक्शन बोला जाता है। और वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज कहां पे डिफरेंट होता है, तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है, इसीलिए सीरीज जंक्शन भी बोला जाता है ई प्लेन टी जंक्शन को। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आप लोग को आई होप ये क्लियर हो गया होगा एच प्लेन टी और ई प्लेन टी, और दोनों का दोनों 3 पोर्ट जंक्शन होते हैं। लेकिन मैजिक टी की बात किया जाए तो मैजिक टी आपका 4 पोर्ट जंक्शन होता है। डायरेक्शनल कपलर की बात किया जाए तो डायरेक्शनल कपलर 4 पोर्ट जंक्शन होता है। रैट रेस जंक्शन की बात किया जाए तो रैट रेस जंक्शन 4 पोर्ट डिवाइस है।
ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो जितने स्टूडेंट लाइव हैं सभी को मजा आ रहा है? जल्दी से एक थंब दे करके बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। रियलिटी बताइएगा, हम जबरदस्ती नहीं आपसे पूछ रहे हैं, रियलिटी जो आपको दिल में लगे कि नहीं सर मजा आ रहा है, इसी तरह से आप ऑलवेज पढ़ाइए। तो अब कब होगा दोस्त? जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप जिस दिन सपोर्ट करना बंद कर दिए तो हम लोग भी बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है ना बात सही? अगर आप इस तरह से इतना मेहनत कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का इतना डीपली में अगर जा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फीडबैक आप लोग से मिलना चाहिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा वे में कर रहा हूं, सही तरीके में जा रहा हूं। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो मुझे क्या होता है कि चलिए हम पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में इसलिए तो डिसलाइक कर रहे हैं। तो डिसलाइक करते हैं उन लोगों में हम क्या तहे दिल से उनको हम क्या बोले, मतलब कि उसको एक्सेप्ट करते हैं हम कि हो सके कहीं मिस्टेक हुआ। तो दोस्त आप डिसलाइक करते जरूर हो, लेकिन आप एक बात बता दिया कीजिए कि सर यहाँ पे आप इस तरह से कीजिएगा ना तो मेरे लिए बेहतर है। तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन लाऊंगा आपको सुधारने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उस चीज को हम सुधारने का ट्राई करेंगे जहां पे अभी हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। यानी इस जो हम बता रहे हैं वो आपको बताने का तरीका अलग होना चाहिए। तो आप लोग को लगता है तो इस तरह से आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैसे ही बात किए डायरेक्शनल कपलर का उस तरह से क्वेश्चन आपको आ गया कि देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पे है और बोल रहे हैं इन डायरेक्शनल कपलर इंसिडेंट पावर पीआई इज अप्लाइड एट। आप बताया जा रहा है कि डायरेक्शनल कपलर क्या बताए, ये 4 पोर्ट जंक्शन है। अब बोल रहा है कि 4 पोर्ट जंक्शन में पीआई जो होता है, इंसिडेंट पावर जो होता है, वो किस पोर्ट से अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका है ये, और ऑप्शन है पोर्ट आपका 1 इस तरह से है, पोर्ट 1 और बी में है क्या पोर्ट 2 और सी में है आपका पोर्ट 3 और डी में है आपका पोर्ट 4। तो फर्स्ट स्टूडेंट जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जल्दी सा सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और डायरेक्शनल कपलर कहते हैं किसको? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इस बार के लिए VBI, इस बार यानी जो एग्जाम होने वाला है आपको इसके लिए ये VBI है। अब VBI में क्या है तो 2 होल डायरेक्शनल कपलर, 2 होल डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, वो आपका VBI पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? VBI पॉइंट रहेगा, VBI क्वेश्चन रहेगा। इससे आपको हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर 16 का क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। तो बात कर रहा है दोस्त डायरेक्शनल कपलर का। तो डायरेक्शनल कपलर एक 4 पोर्ट डिवाइस है। तो ये बनता कैसे? तो 2 वेवगाइड रखे, एक प्राइमरी वेवगाइड होता है, एक सेकेंडरी वेवगाइड। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेवगाइड। क्या? प्राइमरी वेवगाइड। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवगाइड, सेकेंडरी वेवगाइड। ठीक है, ये होता है पोर्ट 1 होता है, ये आपका पोर्ट 2 होता है, ये आपका पोर्ट 3 देखिए ऐसे होता है, पोर्ट 3 ले लीजिए, इसको पोर्ट आपका 4 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको 4 पोर्ट होता है। तो इसमें आपको बताया जाता है, इसमें आपको बताया जाता है कि अब जैसे ये बात कर रहा है कि यहाँ पे इनपुट पावर किसको हम लोग देंगे, इनपुट पावर किस पोर्ट से, मतलब जो इंसिडेंट पावर होता है वो कहाँ से देंगे। तो देखिए दोस्त इस तरह से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आप डीपली पढ़े हुए तो थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं, कहीं कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए ये ऐसा है कि हम किसी भी पोर्ट से इनपुट दे सकते हैं, ये चीज क्लियर है। एकदम माइंड में ये रख लीजिएगा कि आप पोर्ट 2 से भी इनपुट दे सकते हैं, पोर्ट 4 से भी, पोर्ट 3 से, पोर्ट 1 से भी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है तो क्या होता है कि क्या आंसर दे, पोर्ट 1 दे, पोर्ट 2 या पोर्ट 3। तो देखिए दोस्त जो होता है ना कि एक लेकर के चला जाता है, एक लॉजिक से चला जाता है, उस तरीके से हम क्या करते हैं। तो होता क्या है कि पोर्ट 1 से क्या होता है इंसिडेंट पावर दिया जाता है, तो यह पोर्ट 2 से आपको रिसीव पावर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट 4 से रिफ्लेक्टिव, यहाँ पे रिफ्लेक्ट पावर को यानी बोला जाता है, और पीबी से आपका बैक पावर होता है। तो देखिए ये 4 पेपर एक जनरल अगर देखा जाए डायरेक्शनल कपलर का कि उसका रूल क्या है,
ठीक है। तो इसका जनरल रूल क्या है, तो जनरल आपका जो देखा जाता है कहीं भी तो इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, यानी यहां से पी आई यानी इंसिडेंट पावर हम लोग देते हैं पोर्ट 1 से, पोर्ट 2 से रिसीव्ड पावर, पोर्ट 3 से आपका ये फॉरवर्ड पावर। क्या होता है फॉरवर्ड पावर, फॉरवर्ड पावर क्या होता है ये बताएंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये अपने आप में। और ये बैक पावर है, क्या है बैक पावर। तो आइडियली बैक पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइडियली की बात किया जाए तो बैक पावर क्या होगा, जीरो होना चाहिए, क्योंकि बैक पावर जो होता है मेरे लिए हार्मफुल होता है। तो यहां से हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यहां से रिसीव्ड होता है पावर। तो अगर यहां से हम लोग क्या करते हैं इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि ये इनपुट प्रोवाइड करे तो ये तो इनपुट चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पावर क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ पे आता है। और कुछ पावर किसका इंपेडेंस मैच ना होने का कारण इसी पावर में से कुछ रिफ्लेक्ट बैक यहाँ पे बैक पावर आता है। तो मेरे लिए क्या है ये पावर अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है। अगर ये जितना रहेगा बैक पावर जितना ज्यादा रहेगा मेरे लिए ये गलत ही, मतलब क्या बोला जाता है कि मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए और प्रैक्टिकली कुछ कम, मतलब बहुत कम वैल्यू होना चाहिए। तो ये फॉरवर्ड पावर है, ये आपका रिसीव्ड पावर है, ये आपका इंसिडेंट पावर है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे पीआई को किस पोर्ट से अप्लाई करते हैं, तो पोर्ट 1 से अपलोड करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे दोस्त किसी भी पोर्ट से आप इनपुट दे सकते हैं। अगर इस पोर्ट से हम लोग इनपुट दे रहे हैं यानी पीआई यहां से दे रहा है तो पीआर मेरा क्या होगा, ये होगा, और रिफ्लेक्ट पावर मेरा क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड पावर ये हो जाएगा, और बैक पावर मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पोर्ट 1 आप यहां से भी ले सकते हैं, इसको पोर्ट 1 कर दीजिए, इसको पोर्ट 2 कर दीजिए। तो कोई से भी आप पोर्ट से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपका पोर्ट 1 से क्या होता है इनपुट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तो रिसीव्ड पावर नहीं मिलेगा। जब रिसीव्ड पावर नहीं होगा तो कुछ पावर इससे क्या होगा फॉरवर्ड पावर नहीं मिलेगा। जब ये नहीं आएगा तो मेरा बैक पावर नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग तो हम 1 से ही करेंगे ना दोस्त। भले ही ये पोर्ट चेंज कर दे रहे हैं कि कभी यहां से इनपुट दे रहे हैं तो कभी यहां से, कभी यहां से, क्या कभी यहां से, इसके पीछे लॉजिक है दोस्त। आप जितना पढ़ना चाहेंगे, ये तो समुंदर है, आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना आप पढ़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर चाहिए इसका वीडियो तो बताए हैं, जो आप लोग को 20+ स्टूडेंट अगर डायरेक्शनल कपलर की बात करते हैं कि सर हमें चाहिए तो आप कर सकते हैं, वरना 20 स्टूडेंट से काम आप लोग बोलते हैं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो आप कितना, अब ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। इससे आपका जो लोग पेड कोर्स में हैं, जो लोग ऑफलाइन बैच में हैं, उन लोग को तो बताया जा चुका, आप उससे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। तो आइडियली सब बात बताया जाए। इसका जो मेन तीन इसका मेन होता है क्या, एक डायरेक्टिविटी आपको निकालने के लिए आता है, दूसरा में एक क्या कपलिंग फैक्टर आता है, और एक तीसरा आता है आइसोलेशन फैक्टर। तो सभी स्टूडेंट इसको निकाल लीजिएगा। ये तीनों रिलेटेड किससे है, तो डायरेक्शनल कपलर से रिलेटेड है। इसी में 2 होल डायरेक्शनल कपलर पढ़ना है। जो यहाँ पे एक होल दिख रहा है तो एक होल क्या होता है, यहां से होता है, जिसके ये दोनों होल के बीच ये डिफरेंस लेमडा G/4, इस तरह से इसका क्या होता है रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये अगर ये सब सारे स्टूडेंट को पता है तो आपको पता हो जाए। और ये जो होता है लेमडा G/4 ब्रैकेट में 2n+1, इसका जो भी n बराबर आपको जो भी वैल्यू रख सकते हैं, n बराबर 0 1 2 3, तो ये ऑलवेज क्या होगा ऑड नंबर आएगा। अगर ये n बराबर 0 रखेंगे तो 0 × 2 0 1 हो जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे 3 होगा, जब भी आएगा तो ये ऑड नंबर ही आएगा। तो इसका ये होता है, इसका जो गैपिंग होता है वो, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग बाद में बताएंगे कहीं मौका मिला तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, और देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ध्यान से उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप लोग समझेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, और ऑप्शन देख करके आप सभी स्टूडेंट उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपके स्क्रीन पे है, उसको आप लोग देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर कैन प्रोवाइड ऑफ एटेन्यूएशन। तो इसका ऑप्शन ये है, बोल रहा है रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर जो होता है क्या प्रोवाइड करता है, यानी एटेन्यूएशन के लिए कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ओनली फिक्स अमाउंट से, क्या ओनली फिक्स अमाउंट, और ऑप्शन बी में है ओनली वेरिएबल अमाउंट, ओनली वेरिएबल अमाउंट। ऑप्शन सी में है आपका आइदर फिक्स और वेरिएबल, क्या आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट, ठीक है। और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, यानी नोट। जल्दी सा आप लोग बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग, जल्दी से जितना फास्ट हो सके इसको आप लोग बताइए, जितना फास्ट। रेसिस्टिव कार्ड जो होता है एटेन्यूएटर की बात किया जा रही है, किस तरह का एटेन्यूएशन को प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह के एटेन्यूएशन का, या फिक्स एटेन्यूएशन कर सकता है या फिर वेरिएबल अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन कर सकता है, क्या कर सकता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखता था सबसे पहले बात आया है एटेन्यूएटर। क्या एटेन्यूएटर, आखिर एटेन्यूएटर होता क्या है, एटेन्यूएटर आखिर होता क्या है। तो देखिए जिस तरह से आप एम्पलीफायर पढ़ के आए होंगे, एम्पलीफायर क्या करता है, कोई भी सिग्नल को, उसको स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पे इसको क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी सिग्नल को इंक्रीज करता है, यानी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में ये एम्पलीफाई करता है। अब इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट वर्क करता है, क्या अपोजिट वर्क करता है एटेन्यूएटर। या ये क्या करता है, वही सिग्नल को क्या करता है, ये एटेन्यूएट करने का मतलब कम, क्या करता है, एटेन्यूएट मतलब कम करना, यानी उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को कम करता है। अब काम कितने तरीका से कर सकता है, तो ये काम दो तरीका से कर सकता है, चाहे तो ये फिक्स अमाउंट से कम करे या फिर ये वेरिएबल अमाउंट से कम करे। तो एक फिक्स एटेन्यूएटर होता है, एक वेरिएबल एटेन्यूएटर होता है, ठीक है। दो तरह के एटेन्यूएटर आपको पढ़ना है। अब आता है फिक्स्ड एटेन्यूएटर को पैड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैड, यानी फिक्स अमाउंट से अगर एटेन्यूएशन कम करे तो इसको पैड बोला जाता है। और वेरिएबल करे तो वेरिएबल, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एटेन्यूएटर आपको क्या करना है, पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल एटेन्यूएटर पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है फ्लैप टाइप एटेन्यूएटर और रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर, ठीक है। फ्लैप और रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर पढ़ना है, और एक पढ़ना है आपका रोटरी वेन, क्या रोटरी वेन एटेन्यूएटर पढ़ना है, और एक पढ़ना है आपका सॉलिड वेन, क्या पढ़ना, स्लाइड वेन एटेन्यूएटर, क्या स्लाइड वेन एटेन्यूएटर। देखिए ठीक है, तो आप ही लोग आप बता दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है और इसका आंसर क्या होगा। तो हम तो बस एक आपको गाइड कर रहे हैं दोस्त, आंसर तो आप बताइएगा। आंसर आप क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इसमें से कौन जो है, जो रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर एक एटेन्यूएटर का टाइप है जो किस तरह, यानी किस अमाउंट का एटेन्यूएशन प्रोवाइड कर सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैप और रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर, ये किसका टाइप है, वेरिएबल एटेन्यूएटर का। तो ये अमाउंट कैसे कम होगा, तो वेरिएबल अमाउंट कम होगा, तो ओनली वेरिएबल अमाउंट से ये क्या करेगा, कम करेगा। डेट इज आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ओनली वेरिएबल अमाउंट, क्योंकि वेरिएबल एटेन्यूएटर का 3 टाइप है, फ्लैप, रेसिस्टर का, रोटरी वेन एटेन्यूएटर। आपको पता है रोटरी वेन एटेन्यूएटर जो है ये सर्कुलर वेवगाइड के लिए है, किसके लिए, सर्कुलर वेवगाइड में इसका यूज किया जाता है, रोटरी वेन एटेन्यूएटर का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आपको बताया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फिर है 18।
क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 18 है और 18 में आपको पूछा गया है हॉर्न एंटीना। ये हॉर्न एंटीना को यूज किस लिए किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है ट्रांसमिशन के लिए यानी TX हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, और बी में रिसेप्शन के लिए RX लिख दे रहे हैं, और सी में क्या है बोथ यानी बोथ RX एंड TX। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, और डी में लिखा है नोट यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जल्दी से फास्ट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हॉर्न एंटीना को किसके लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव सिग्नल में हॉर्न एंटीना को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो जल्दी सा बताएंगे सारे लोग। तो आपको बताते हैं हॉर्न एंटीना जो होता है ये आप लोग 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना था एंटीना में, और टाइप ऑफ एंटीना में शायद पढ़े भी होंगे। तो इसके लिए हम ज्यादा डीपली जाना नहीं चाहेंगे कि हॉर्न एंटीना क्या होता है। तो आपको बता दें कि हॉर्न एंटीना जो यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ रिसेप्शन के लिए यानी रिसीविंग के लिए भी यूज किया जाता है। डेट मींस इसका जो सही आंसर होगा बोथ RX एंड TX होगा, यानी दोनों के लिए ये क्या किया जाता है यूज किया जाता है, यानी ट्रांसमिशन के लिए भी और रिसेप्शन के लिए भी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इज राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको पूछा गया है वो देखिए क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर बीच ऑफ द फ्लोइंग मैक्सवेल इक्वेशन आल्सो कॉल्ड गॉस लॉ। अब बताना है कि मैक्सवेल इक्वेशन में गॉस लॉ किसको बोलते हैं, और ऑप्शन आपके पास है, देखिए ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल पे रो होगा। ठीक है, आपको बी में है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या है आपका 0 है, और सी में है यहाँ पे कर्ली ऑफ ई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे भी पी के इसको रो शायद लिखने के चलते यहाँ पे शायद में स्प्रिंट हुआ है, और कर्ली ऑफ एच इक्वल टू क्या होगा आपका 0। ये 4 इक्वेशन दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि मैक्सवेल इक्वेशन में इस कौन सा इक्वेशन को गॉस लॉ बोला जाता है। ठीक है, ये 4 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है कि मैक्सवेल इक्वेशन में को इसको हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और ऑफलाइन स्टूडेंट आप लोग को बता दें कि ये कल ही बताया गया है ऑफलाइन क्लास में। तो आप लोग सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए, तो आप लोग तैयार रहें। और ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को भी बहुत जल्द वीडियो इसका मिल जाएगा ऐप पे बहुत जल्द वीडियो इसका अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन बाकी यहाँ पे जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो लोग नहीं जानते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना है। मैक्सवेल इक्वेशन में कितने इक्वेशन होते हैं, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन में टोटल 4 इक्वेशन को पढ़ना है। उसमें आपको इंटीग्रल फॉर्म पढ़ना है और डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन को 4 इक्वेशन कौन कौन होते हैं। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन को 4 इक्वेशन कौन कौन होते हैं उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन इक्वेशन 4 है। तो मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या, मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे आपको देखेंगे मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या होता है, रो होता है। दूसरा इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ आपका बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तीसरा इक्वेशन आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा ये है कर्ली ऑफ ई, क्या होता है, कर्ली ऑफ ई इक्वल टू होता है माइनस का डोर होता है, डोर बी वाई डोट आपका टी होता है, डोर बी वाई डोट टी होता है। ठीक है, और चौथा होता है कर्ली ऑफ एच इक्वल टू होता है जे प्लस डोर डी बाई डोट टी होता है। ठीक है, ये 4 इक्वेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, कहाँ पढ़ना है 4 इक्वेशन, तो मैक्सवेल इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको जो फर्स्ट इक्वेशन को बोला जाता है गॉस लॉ, क्या बोला जाता है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक,
क्या बोला, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सेकेंड इक्वेशन को ही बोला जाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, ठीक है। थर्ड को या ये बोला जाता है फैराडे लॉ, ये बोला जाता है फैराडे लॉ। और इसको बोला जाता है फोर्थ को बोला जाता है मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, एम्पियर्स सर्किट लॉ। तो देखिए ये चार इक्वेशन आपको क्या करना है, पढ़ना। ये सारा जो दिया गया है ये डिफरेंशियल फॉर्म में दिया, किसके लिए दिया गया, डिफरेंशियल फॉर्म में दिया गया। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा है कि इसमें गॉस लॉ जो बोला जाता है किसको बोला था, तो देखिए ये दो को गॉस लॉ बोला जाता है। यहाँ पे डिफाइन आपको नहीं किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ को आपको ऑप्शन बताना है या फिर मैग्नेटोस्टैटिक गॉस लॉ को आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले सही आंसर, उसके बाद इसको देखेंगे कि और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो इसका बी ऑप्शन क्या, सॉरी ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू 0 नहीं, गलत। कार्ली ऑफ ई इक्वल टू रो, गलत। कार्ली ऑफ ई इक्वल टू ये होता है, कार्ली ऑफ एच इक्वल टू 0, कार्ली ऑफ एच इक्वल टू आपका क्या होता है, ये होता है। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा। सबसे पहले इसको क्या बोला था, इसको बोला था डेल। ये क्या, डेल क्या आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्या है, डिफरेंशियल, सभी लोग लिखेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसके साथ अगर ये डॉट लग जाता है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, क्या बोला था, डाइवर्जेंस बोला जाता है। और इसके साथ क्या होता है कि क्रॉस का लग जाता है, ये क्रॉस लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्ल, यानी कर्ल या फिर कर्ली बोला जाता है, ठीक है। और ये इसके साथ कुछ नहीं रहता है तो इसको बोला जाता है ग्रेडियंट, क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। मतलब ना डॉट रहे ना ये आपका क्रॉस रहे, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है, यानी ये इसको बोला जाता है ग्रेडियंट, कर्ली और डाइवर्जेंस। ये तीन आपको याद होना चाहिए हर हाल में, तभी आप पढ़ सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू आपका रो, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू आपका 0, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू माइनस का डोर बी बीटा, यहाँ पे डोर बी बाई डोर टी, और यहाँ पे कार्ली ऑफ एच इक्वल जे प्लस डोर डी बाई डोर टी। तो ये दोनों को कार्ली, ये दोनों आपका डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। इसके पढ़ने के लिए आपको दो थ्योरम का ज्यादा यूज होता है, एक डाइवर्जेंस थ्योरम, एक स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, और एक डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये दो इक्वेशन को आपको सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये आपका इंटीग्रल फॉर्म के लिए ज्यादा यूज किया। स्टोक्स थ्योरम करता क्या है, आपको बता दें, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है, किसको, सरफेस इंटीग्रल को में चेंज करता है, और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करता है। मतलब ये लाइन से सरफेस में भी जा सकता है और सरफेस से भी लाइन इंटीग्रल में आ सकती है। देखने के लिए क्या मिलेगा, जब इसको डिफरेंस इंटीग्रल फॉर्म देखिएगा तो सरफेस क्या करता है, ये करता है वॉल्यूम इंटीग्रल से ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। तो ये कहता है डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको पढ़ा जाता है स्टोक्स थ्योरम। तो ये दो थ्योरम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एच क्या है, आपका ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डी जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, या डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी को ये क्या करता है, शो करता है। कहीं कहीं आप लोग बुक में पढ़े होंगे, तो देखिए सॉरी आपको एक चीज और बताते हैं कि बुक में पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से पढ़ने के लिए मिला होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ऐसा क्यों पढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि डी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे है, तो वोल्टेज से है। तो ये क्या होता है, अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है ई। अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक
फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होता है। इसीलिए कहीं कहीं आपको डी मिलेगा और कहीं कहीं ई मिलेगा, तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो जो लोग बुक प्रिफर्ड करते हैं वो लोग ध्यान देंगे, ये दोनों इक्वेशन, ये भी इक्वेशन आपका सही है और ये भी इक्वेशन आपका सही है, बाकी एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये कहां पे पता चलेगा आपको देखने के लिए, तो आपको कहीं कहीं ये क्लोज पाथ सरफेस है, यहां से 3 मैग्नेटिक लाइन आ रहा है और 3 मैग्नेटिक लाइन क्या हो रहा है कि ये बाहर जा रहा है, यानी इनपुट में जा रहा है, आउटपुट में आ रहा है। तो नेट यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन क्या होगा, आपको यहाँ पे अगर बोला नेट डाइवर्जेंस कितना होगा तो आपका ये 0 होगा। डाइवर्जेंस कोई भी डाइवर्ट नहीं करेगा, जितना दे रहा है उतना ही आउटर मिल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, यानी जितना दे रहा है उतना आउटपुट में हमको मिल रहा है, यानी किसी भी डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या होता है कि नहीं होता, डाइवर्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको बोला था डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। ये आपको देखने के लिए कहां पे मिलेगा, डेल क्रॉस आपका यहाँ पे कार्ली क्रॉस ई आपको देखने के लिए मिल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप लोग अगर ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो देखिए, ट्रांसफार्मर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये बात पता होगा कि ये क्या होता है, यहाँ पे आपका वाइंडिंग रहता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब कोई भी इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फ्लक्स क्या होता है, जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, तो इसी के रिस्पेक्ट से ईएमएफ का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स शो करता है, जो चेंज करता है, यहाँ पे यही बता रहा है बी यहाँ पे किस रेट से फ्लक्स में चेंजिंग आ रहा है, और ये क्या करता है, ये माइनस जो शो करता है लेंज लॉ को शो करता है। तो आप लोग लेंज लॉ पता होगा, अगर ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो लेंज लॉ आपका ईसीएम में ये पढ़ना था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको देखा जाएगा ईएमएफ, तो ट्रांसफार्मर में पता चलता है इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन जो आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ होता है, ये कहाँ पे लाया गया, तो आप लोग कैपेसिटर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कैपेसिटर आप लोग क्या, तो देखिए उस कैपेसिटर का क्या होता है, ये अगर कैपेसिटर आप लोग पढ़े हैं, ये प्लेट ए है, ये प्लेट अगर बी है, तो यहां से जो भी करंट फ्लो होता है तो डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं हो पाता है। आप लोग को ये पता है कि डायरेक्ट करंट फ्लो क्योंकि बीच में क्या रहता है, डाई इलेक्ट्रिक लगा रहता है, क्या डाई इलेक्ट्रिक लगा रहता है। तो ये करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी चार्ज की बदौलत क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट को हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, ये तो जोड़ रहे थे, लेकिन बीच में जो यहाँ पे करंट डेंसिटी होगा, इसको हम लोग पहले जो एम्पियर थे वो नहीं जोड़ पा रहे थे, तो उसी को ये मॉडिफाइड करके लिए जे प्लस डेल डी बाई डेल टी ले आया, और डेल डी बाई डेल टी क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है। डेल डोर डी बाई डोर टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये करंट डेंसिटी है, क्या है, करंट आपका डेंसिटी, ये दोनों को ऐड करते हैं, इसके लिए कार्ली इंटू क्या पे कार्ली एच बोला था, एच क्या है यहाँ पे, तो आप लोग को बताया एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 19, शायद क्वेश्चन नंबर ये 19 था, तो 19 का सही आंसर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, रो होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर वो क्या है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये बीच ऑफ द फ्लोइंग एंटीना इज कॉल्ड डिश एंटीना। कौन सा एंटीना, उसको हम लोग डिश एंटीना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका है, ऑप्शन ए में दिया गया हॉर्न एंटीना, क्या हॉर्न एंटीना को डिश एंटीना बोला जाता है। ऑप्शन बी है आपका पैराबोलिक एंटीना, पैराबोलिक एंटीना। ऑप्शन सी आपका है स्लॉट एंटीना, और ऑप्शन डी है नोट, ए नन ऑफ दीज। तो आप लोग ये देख सकते हैं कौन सा सही आंसर होगा, सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 2020 का टोटल क्वेश्चन, इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद 2019 को पार्ट 1 और पार्ट 2 करके फिर से लाएंगे। तो यहाँ पे जो बात किया जाता है कि डिश एंटीना किसको बोला जाता है, तो आपको बता दें पैराबोलिक एंटीना को डिश एंटीना बोला जाता है। दैट मींस ऑप्शन बी इसका सही, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है दोस्त कि ये बताएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, पैराबोलिक एंटीना को ही डिश एंटीना बोला जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोग देखे 20 का 20 क्वेश्चन।
ठीक है। 20 का 20 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए। तो आप लोग अगर ऐसा कीजिएगा तो आप लोग अगर लाइव नहीं रहेगा तो नेक्स्ट टाइम से आपको सारा वीडियो प्राइवेट। ये आज आपका लास्ट वार्निंग था, जितने भी स्टूडेंट है स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि ये लास्ट वार्निंग था। अब जरा सुन लीजिए मैं आगे क्या करने वाला हूं। आज हम लोग कितना आते हैं 2020 का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं आपका किसका, तो ऑब्जेक्टिव का। और इससे कितना ज्यादा क्वेश्चन बना ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से देखिएगा। एक बार देखने के बाद ये जैसे ही आपका सेशन खत्म होता है आप फिर से इसको देखने का ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कुछ नोट करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जितना कुछ हम अलग बताएं, आंसर तो बता दिया, आप लोग आंसर जान गए, लेकिन जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा करें, वो आपको बता दे कि इस को आप फिर से देख करके आप कॉपी में सारा कुछ का नोट कीजिएगा और बस एग्जाम के दिन इसको रिवीजन करके चले जाइएगा। ज्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, अगर अभी से रिवीजन पर डे करते हैं तो आप बेहतर बात है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत है। अब नेक्स्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं 2019 का। नेक्स्ट किसका ला रहे हैं, तो 2019 का आपका क्वेश्चन आने वाला है और ये कब आएगा, तो 2019 का आपका पार्ट 1। तो कितने लोग चाहते हैं 2019 का पार्ट 1 आए, सभी लोग जरा कमेंट करके हमें बताएंगे 1 to 10 क्वेश्चन। कितने लोग फर्स्ट, कितने लोग चाहते हैं कि पार्ट 1 आए 2019 प्रीवियस ईयर का। अगर नहीं चाहते हैं दोस्त, आप लोग को लगता है कि सेशन खराब है, बेकार है, तो कह दीजिए ना, हम लोग नहीं करेंगे इस तरह का सेशन, नहीं बताएंगे आप लोग को। अगर आप लोग को लगता है कि इस तरह सेशन ठीक नहीं है हम लोग के लिए, तो आप लोग कह दीजिए नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग कमेंट कीजिए। अगर पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक थंब दे करके हमें बता दीजिए कि सर सही है, और शेयर करना ना भूले। आप जितना शेयर करोगे ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज कम हो जाएगा, आपको नॉलेज और बढ़ेगा। आप जितना ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा लाइव रहेंगे, उतना ज्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे और आप लोग को और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। हर एक टॉपिक का आप लोग बताइएगा, मेजोरिटी में बताइएगा सर इस तरह का, इस टॉपिक का हमको, आप पर्सनली के लिए हम नहीं करेंगे, आप बोलिएगा सर वो टॉपिक दीजिए, वो टॉपिक दीजिए, तो आप लोग इस तरह से नहीं होता है दोस्त। इसके लिए आप पेड कोर्स आपका बना हुआ है, एग्जाम के पहले एग्जाम आपको चल रहा है, बाकी माइक्रोवेव का टोटल कोर्स ऐप पे अवेलेबल है। जो लोग ऐप नहीं अभी तक डाउनलोड किया वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके सिंपली आप स्टोर में जाइएगा, सारा आपको बैच शो कर देगा, आप उस बैच को ले सकते हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी बात से हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं। तो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।